हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ओशिनोग्राफी का सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें जो पीजीटी का आपका कोर्स चल रहा है बैच नंबर 1 उसका यूनिट 4 चल रहा है। ये अब तक हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें आपका टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी था और यूनिट वाइज भी टेस्ट था और टॉपिक टू टॉपिक आपका थ्योरी का भी डिस्कशन हुआ था। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेक्स्ट वाला, उसमें है समुद्र विज्ञान या जिसे जलमंडल भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है और इस पे आपका किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना ये पूरा सिलेबस और कुछ क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हैं 10 से 12। तो वो बताने का उद्देश्य यहाँ पे एकमात्र यही है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और आपको किस हद तक या किस स्तर तक इसमें टॉपिक टू टॉपिक या किस लेवल तक जाके इसमें डिस्कशन करना है, पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले तो ये जानिए कि पीजीटी के सिलेबस में क्या है, टीजीटी में क्या है और जीआईसी में क्या है। अब देखिए हम लोग साथ में तीनों एक साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक सब सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला जो टॉपिक है पीजीटी का, तो पीजीटी में महासागरीय जल का तापमान यानी उसका टेम्परेचर, उसकी लवणता यानी सैलिनिटी दिया है। उसके बाद महासागरीय धाराएँ हैं। अब ये महासागरीय धाराएँ तीनों जो आपके प्रमुख महासागर अटलांटिक हो गया, प्रशांत हो गया और हिंद महासागर हो गया, तीनों में जो बहने वाली धाराएं इसको देखना है। ज्वार भाटा उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत ये टीजीटी में है। पीजीटी में केवल आपको ज्वार भाटा पढ़ना है, जो कि सिद्धांत जो रिलेटेड है ये टीजीटी में दिया है। अब देखिए कि यदि मैं केवल आपका पीजीटी का केवल आपको यदि टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाता तो इसमें केवल ज्वार भाटा दिया है, तो ज्वार भाटा से रिलेटेड ही जो टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगा, सिद्धांत में नहीं पढ़ाता। लेकिन यहाँ पे टीजीटी के पीजीटी दोनों एक साथ चल रहे हैं क्योंकि कई बार प्रश्न आपका जो पीजीटी के सिलेबस के बजाय टीजीटी के सिलेबस को भी इंक्लूड किया है। आप यहाँ पे देखेंगे पीजीटी के सिलेबस में कहीं पे भी पीजीटी में सौर मंडल को मेंशन नहीं है किया गया है, जबकि टीजीटी में आपका सौर मंडल है, पहला ही यूनिट है। अब यहाँ से भी प्रश्न पीजीटी में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसलिए दोनों के सिलेबस को यहाँ पे सम्मिलित रूप से हम लोग देख रहे हैं। और महासागरीय निक्षेप आपका पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है, जीआईसी में भी है। प्रवाल द्वीप हैं, उसकी भित्तियाँ यानी प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्तियाँ, उत्पत्ति और वितरण तथा उसका पर्यावरणीय महत्व क्या होता है प्रवालों का, उस पर भी चर्चा होगी। महासागरों का उच्चावचय यानी कि रिलीफ, जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आपका रिलीफ ही होगा। ठीक, जैसे कि उसका जो उच्चावच है समुद्र का, ऐसा तो है नहीं कि समुद्र आपका ऐसे ही शेप के आकार का हो जाता है डायरेक्ट। तो इसमें जब आप नीचे आएंगे तो विभिन्न प्रकार के उच्चावचन या रिलीफ देखने को मिलते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। अब देखिए ये जो सिलेबस है यही इतना ही है, तो आपको क्या करना है, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये दोनों सिलेबस मिला के आपका जीआईसी का जो समुद्र विज्ञान का टॉपिक है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, यदि आप लोग उस बैच से जुड़ना चाहते, ये बैच फर्स्ट चल रहा है। ठीक, बैच 1 में आपका 3 यूनिट हो चुका है, चौथा यूनिट स्टार्ट है। बैच 2 जो चल रहा है उसमें भी आपका 3rd यूनिट चल रहा है और बैच 3 में आपका अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अभी 1st यूनिट चल रहा है। ठीक, 3 बैचेज चल रहे हैं जो आपके पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी को एक साथ सम्मिलित करते हुए चल रहे हैं। तो यदि आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप वहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए नेट का भी बैच चल रहा है, फर्स्ट पेपर भी चल रहा है, तो जिस भी कोर्स से आप इनरोल्ड होना चाहते हैं आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे लिख के शेयर कर दीजिएगा। आपको पूरी कंप्लीट डिटेल और डेमो वीडियो तथा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। फीस का भी डिटेल आपको वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ओशिनोग्राफी है उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि कितने धरातल पे जो जल है यानी वाटर और इसका स्थल का कितना रेशियो है, कितना परसेंटेज है, सैलाइन वाटर कितना है, फ्रेश वाटर कितना है, उसका रेशियो कितना है, अलग अलग जो ओशंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो आपका रिलीफ होगा, यानी कि उसके बॉटम के रिलीफ में देखेंगे। साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट है, कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय मग्न ढाल है, सी प्लेन यानी कि ओशनिक सी प्लेन है, गंभीर सागरीय मैदान है और ओशनिक ट्रेंचेज या डीप्स हैं,
ओशनिक डीप्स हैं, महासागरीय गर्त हैं। ठीक, तो इसमें से जो प्रश्न आपका पूछा जाता है एक तो ये कि इसका क्रम दे देता है कि जो तट से आपका समुद्र के तली तक जो क्रम है वो क्या होगा। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसके बाद डीप सी प्लेन है, फिर आपका ओशनिक डीप्स है। राइट, तो ये आपका जो सीरियल है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 ये 4 है, और इसका ऊपर से नीचे का क्रम आपको याद होना चाहिए, यही पूछता है। दूसरा जो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछता है कि जो इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसका ढाल कितना है। ठीक, कि या कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल स्लोप पाया जाता है, डीप सी प्लेन सबसे ज़्यादा किस महासागर में है, ये सभी प्रश्न इससे बनते हैं। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपका तापमान और घनत्व है, तापमान से रिलेटेड आपकी 3 लेयर्स होती हैं, थर्मोक्लाइन वगैरह हैं, उसको देखेंगे। इसके लंबवत यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी में भी जो पढ़ते हैं डेंसिटी का वितरण है, और जो आपके ज़्यादा सैलाइन वाटर हैं उसकी डेंसिटी, जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तब डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी की चर्चा हम लोग आगे डिटेल्ड में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को ऐड किए हैं। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं कराएंगे, 10 से 15 कराएंगे, जिससे ये पता लगे कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। यहाँ पे देखिए समुद्र अधःस्थल के प्रसार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। होम्स डेविस ने, वेगनर होम्स ने, हेस डाइट्स ने, एरी प्राट ने। जो समुद्र का आधा स्थल है उसके प्रसार का जो सिद्धांत दिया था ये हेस डाइट ने दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं हैरी हेस। ठीक, इन्होंने इस सिद्धांत को जो समुद्र का आधा स्थल प्रसार सिद्धांत है 1960 के आसपास दिया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हिंद महासागर की जो औसत गहराई कितनी है। अब देखिए गहराई से रिलेटेड एक प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था। ठीक, आई थिंक ये आपका 2017 या 2018 के नेट के पेपर में रहा होगा। ठीक, वहाँ पे यही पूछा था कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी होती है। ठीक, आगे प्रश्न है यहाँ पे, तो हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वो कितना होता है, 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर, 2000 मीटर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो 4000 मीटर के आसपास होता है। ठीक, इसका लगभग 60% भाग जो है गंभीर सागरीय मैदानों के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि हिंद महासागर में गर्त और खाइयों का एक प्रकार से अभाव ही पाया जाता है, कुछ ही हैं जैसे सुंडा गर्त वगैरह हैं। ठीक, तो यही एकमात्र गर्त जो विस्तृत है देखने को मिलता भी है। और इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4000 मीटर गहराई, 4000 से 6000 जो है यहाँ पे है। और आगे है कि अटलांटिक महासागर की जो औसत गहराई है वो कितनी है, 4000 मीटर, 4200, 3900 या 3000। तो जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो औसत गहराई है ये आपका 3900 के आसपास है। फिलहाल जो आपका नेट में प्रश्न पूछा गया था वहाँ पे आई थिंक ऑप्शन जो है 3800 ही दिया था। ठीक, तो 4000 मीटर है, 4200 है, 3900 है, 3000 है। अब देखिए कि पीजीटी का ही प्रश्न आपका नेट में दे दिया था, तो ये नहीं कह सकते हैं कि नेट का सिलेबस इससे बहुत अलग है। भूगोल यदि आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल में भी नेट का जो सिलेबस है, आप पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पीजीटी और जीआईसी और आपका टीजीटी यदि तीनों के सिलेबस को मिला दिया जाए तो नेट के ये लगभग आपके 40 से 50% सिलेबस कवर करते हैं, जबकि 50% सिलेबस अलग होता है। अब ये कैसे अलग होता है कि आपका थॉट में भी आप इसमें देखेंगे, इन तीनों में मिला के थॉट में बहुत कम रहता है, जबकि नेट में पूरा लगभग सभी, केवल रशियन जोग्राफर को छोड़ के सभी स्कूल ऑफ जोग्राफी का इसमें सिलेबस में है। इसमें आपका इंडियन जोग्राफी भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसकी अपेक्षा। ठीक, तो ये एक जो टॉपिक है हम लोगों का प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी होती है। तो ये इसमें जो आपका सही उत्तर है 3900 के आसपास होती जो औसत गहराई है। ठीक,
यदि इसमें हम लोग जो सागरी क्षेत्र है उसको हटा दिया जाए, केवल गहराई की बात करें तो ये 3926 हो जाती है। ठीक, और एक आपका CIA का फैक्ट बुक है, ये आप जो प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं ये आप घटना चक्र की भी बुक में देख सकते हैं। तो वहाँ पे CIA की फैक्ट बुक यहाँ पे लिखा है कि 3646 मीटर। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 3800 के एवं भी होता है। ठीक, नेक्स्ट है जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे धाराएं जो जल के घनत्व के अंदर गतिमान के कारण जो है उसमें गति होती है, तो उन्हें किन प्रकार की धाराएं कहते हैं? जैसे थर्मोक्लाइन धारा, इलेक्ट्रोक्लाइन धारा, गायस धारा या पास्ट्रोक्लाइन धारा। तो देखिए, घनत्व के अंतर के कारण जब धाराएं उत्पन्न होती हैं या गतिमान होती हैं तो वो आपका थर्मोक्लाइन परत के नीचे ही ये धारा चलती है, थर्मोक्लाइन लेयर होती है। ठीक, नेक्स्ट है सागरी नितल के 4 उच्चावची स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है? हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि 4 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मग्न तट को क्या बोलते हैं? शेल्फ। मग्न ढाल को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। महासागरीय मैदान को क्या बोलते हैं? ओशनिक प्लेन। और महासागरीय गर्त आपका ओशनिक डीप। अब देखिए, यहाँ पे इंग्लिश भी आप याद रखिए कुछ चीज़ों के। कई बार आपका ये मग्न तट की जगह महाद्वीपीय शेल्फ लिखा रहेगा और महाद्वीपीय स्लोप भी लिखा रहेगा। ठीक, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें किसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? समुद्र के नितल में। ठीक, तो इसमें देखिए जो आपका डीप सी प्लेन होता है, गंभीर सागरी नितल होता है, गंभीर सागरी मैदान जो प्लेन होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत भागों पे पाया जाता है। लगभग 76% भाग पे आपका सागरी मैदान का ही विस्तार देखने को मिलता है। अगला, भूमंडल के समस्त महासागरों का जो औसत तापमान है वह कितना होता है? जो भूमंडल पे सभी महासागर हैं उसका टेम्परेचर कितने के आसपास होता है? तो संपूर्ण महासागरों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में अधिक होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे आपका स्थल भाग तो है नहीं, महासागर है, तो इसका औसत तापमान जो है कमी इसीलिए बना रहता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में महासागर और स्थल भाग ज़्यादा है, इसलिए लगभग उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का टेम्परेचर 19 यानी कि 19.5 के आसपास होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 16.1 यानी मान सकते हैं 16 डिग्री के आसपास। राइट। समुद्र में खारेपन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो दिया है कि इसमें भूमि, उल्कापिंड, समुद्री जीवन, ज्वालामुखी। तो देखिए, जो समुद्र में खारेपन का कारण है ये ही प्रमुख कारण आपका भूमि ही होता है। ठीक, भूमि में जो लवण की मात्रा होती है वही उसमें घुल जाता है। और ये घुलता कैसे है? जैसे आपका यहाँ पे वाष्पीकरण भी होता रहता है और नदियों के द्वारा जो जल समुद्र में गिराया जाता है तो ये भी तो अपने साथ लवण की मात्रा यानी नमक की मात्रा ले आती हैं। ठीक, इससे भी पहुंचता है, साथ ही साथ जो भूमि है उसके द्वारा भी उसमें पहुंचता है लवण की मात्रा। और ज्वालामुखी की राख से भी लवणता में वृद्धि होती है। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है इसकी राख से भी होती है। फिलहाल यहाँ पे मुख्य कारण पूछा तो आप लगाएंगे भूमि। राइट, नेक्स्ट आइए। किसी निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या बोला जाता है? किसी निश्चित सीमा में यानी निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में बहने वाली तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को अपवाह कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, करंट कहते हैं, धारा या स्ट्रीम कहते हैं या जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो निश्चित सीमा के अंदर निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जलराशि करंट कही जाती है।
यानी धारा कही जाती है। ठीक, जबकि जो अपवाह होता है ये पवन के वेग की वजह से सागर की सतह का जो जल होता है वो आगे की ओर चलने लगे, और ये बहुत तीव्र गति से नहीं होता, इसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुसीमा जापान में, ओयासियो इंडोनेशिया, अंगुलहास मोजाम्बिक, वेनेजुएला, नामीबिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि ये हिंद एशिया जो दिया यानी कि इंडोनेशिया आप कैसे ये करेंगे। ठीक, इंडोनेशिया। सुसीमा जो आपका जलसंधि आप कह लें या तो वहाँ पे धारा भी चलती है, तो ये जापान में है। राइट, अगुलहास की जो धारा है मोजाम्बिक है, सही सुमेलित है। बेंगुला की धारा नामीबिया बोत्सवाना के पास, सही है। ओयासियो की धारा ये हिंद एशिया यानी इंडोनेशिया के आसपास नहीं बल्कि आपका जापान के पास जो है ये प्रवाहित होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेरिंग जलसंधि के आसपास ये देखने को मिलती हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका सही उत्तर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका बी हो गया। अगला देखिए, कौन सा एक प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आपके लिए क्या खड़ी होती है कि जो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि नहीं है। ठीक, कई बार आप इसी से गलत करते हैं, और ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान देके याद रखना है कि पॉलिप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। नहीं मतलब कि कहाँ पे प्रवाल वृद्धि नहीं कर पाते हैं। वर्ष पर्यंत सागरी जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहे, तो इस तरह का जो यदि क्षेत्र है तो वहाँ पे पॉलिप यानी प्रवाल की वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद अवसाद मुक्त जो सागरी स्वच्छ जल है यहाँ पे भी मिलता है देखने को। ठीक, उसके बाद आपका 30 से लेके 40 पर मिल के बीच महासागरीय लवणता। आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे परसेंट नहीं लिखा है, ये याद रखिए, और ना तो मिसप्रिंट भी है। ये जो 20 यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये होता है कि 1000 लीटर जल में 1000 लीटर आप 1000 ग्राम है ये। ठीक, 1000 ग्राम जल में कह सकते हैं आप जो नमक की मात्रा है वो 40 ग्राम। ठीक, तो जो सागरों की औसत लवणता होती है या जो प्रवाल के वृद्धि के लिए लवणता का मापन होता है वो लगभग आपका 27 पर मिल से लेके 30 पर मिल के आसपास होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा लवणता हुई सागर की तब वहाँ पे प्रवाल की उत्पत्ति या विकास संभव नहीं है। महासागरों के प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग, तो जाहिर सी बात है जो प्रकाशित मंडल है उसका ऊपरी भाग जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँचती है वहाँ पे भी आपका प्रवाल के पॉलिप वृद्धि करते हैं। तो यदि यहाँ पे देखें तो कौन सा अनुकूल नहीं है, तो ये दशाएं अनुकूल नहीं, क्योंकि लवणता ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पे वृद्धि नहीं हो पाएगी उनकी, वो वहाँ पे रह भी नहीं पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल जो तापमान होता है वो कितना होता है? 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 10 डिग्री। अब यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 20 डिग्री। ठीक, 20 से लेके 22 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वहाँ पे प्रवाल विकास कर पाते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा रहेगा तब भी समस्या है, बहुत कम रहेगा तब भी समस्या है। अब जैसे 18 से 30 के आसपास है तो भी एक अनुकूल दशाओं के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। इसमें गर्त दिया गया है और स्थिति। अब देख सकते हैं आप जो सिलेबस में आपका था गर्त में भी पूछा, प्रवाल से भी पूछा, ठीक, ज्वार भाटा से भी प्रश्न आए हैं, और आपके
महाद्वीपीय मग्न तट से भी पूछा है। टोंगा गर्त कहाँ पे है? टोंगा गर्त ये आपका दक्षिणी प्रशांत में, चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत में सी वाला, रोमसे गर्त और नरेश गर्त है। रोमसे आपका ये लगभग भूमध्य रेखा के पास है, तो ये आप कह सकते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक, और ये आपका उत्तरी अटलांटिक। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे खाइयाँ दी गई, कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। मेरियाना गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, सही है। डायमेंटीना गर्त हिंद महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक में है। टोंगा गर्त यहाँ पे जो आर्कटिक दिया है, ठीक, टोंगा गर्त ये आपका आर्कटिक में नहीं है, ये आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो आपका प्रशांत महासागर है ये सही आंसर है। तो इसमें टोंगा गर्त कहाँ पे हो जाएगा? प्रशांत में, जबकि आर्कटिक में यहाँ पे दिया है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, यानी गल्फ कौन सी है? अब देखिए गल्फ और बे में अंतर समझिएगा। ठीक, मैक्सिको की खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी है, पर्सियन की खाड़ी है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। तो इसमें सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और सबसे बड़ा जो खाड़ी है बे वाला, ठीक, इसमें गल्फ बोला जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और पर्सियन खाड़ी है, कैम्बे खाड़ी है, जो बे बोला जाता है ये सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल है। ठीक, ये तो सबसे बड़ी खाड़ी हो गई, ये सबसे बड़ा, ये भी खाड़ी ही है। ठीक, ये आपका गल्फ है, ये बे है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है। ठीक, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, जबकि दोनों खाड़ी हिंदी में लिखा रहेगा, दोनों ही खाड़ी। ठीक, तो अंतर आपको बताना है। आगे कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, बास्फोरस, मलक्का, पाक जलडमरू मध्य। तो यहाँ पे जो आपका बास्फोरस जलडमरू मध्य है ये आपका काला सागर यानी यूरोप को एशिया से जोड़ता है। तो यूरोप में ये आपका काला सागर और मारमरा सागर एशिया को जोड़ता है। जो बेरिंग जलडमरू मध्य ये आप जानते हैं कि इधर यदि हम लोग मैप की बात करें, ये आपका नॉर्थ अमेरिका बना दिया गया। ठीक, और यहाँ पे ये आपका कमचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पे आपका बेरिंग जल संधि है। राइट, मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इंडोनेशिया के पास आपका है ये सुंडागर्त के पास, और पाक जलडमरू मध्य ये आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पे आपका जो, ठीक, पाक जलडमरू मध्य। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी है। आगे देखिए, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। टोटल यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 15 प्रश्न कराए गए हैं जो आपके समुद्र विज्ञान से संबंधित हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में, पीजीटी में, टीजीटी में आप देख रहे हैं, जीआईसी प्रीलिम्स में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप जीएस में भी यही प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो टॉपिक आएंगे इस तरह के प्रश्न आएंगे, बस वहाँ पे अंतर ये रहता है कि सिद्धांत वगैरह नहीं पूछता है, और सब टॉपिक आपके जो, चाहे वो उच्चावच हो गया, टेम्परेचर हो गया, या आपका जलडमरू मध्य जल संधियाँ हो गई, खाड़ी हो गया, जलधाराएँ हो गई, ये सभी वहाँ पे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल भेज दिया जाएगा। ठीक,